अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2025 का FAR 2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि IAS 41 यानी कि एग्रीकल्चर और IAS 20 यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट से पर्टेन करता है, उसको डिस्कस करेंगे। इस सवाल में एक सिनेरियो दिया हुआ है पर्टिकुलरली, और करना क्या है आपने। सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS prepare the relevant extract from GL's statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2024 and statement of financial position as at that date. Comparative figures are not required। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन को भी देखते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स को भी देखते हैं, और IAS 41 जो है एग्रीकल्चर का, उसको भी रेफर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गुलाब जामुन लिमिटेड GL इज इंगेज्ड इन द कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ मैंगोज। एक कंपनी है, वो मैंगोज की कल्टीवेशन और सेल में इन्वॉल्व है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, गौर से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, इन 2019 GL planted 5,000 mango trees expecting them to mature and start producing mangoes in 5 years। 2019 वाले साल में कंपनी ने 5,000 मैंगो ट्रीज लगाए और कंपनी का अंदाजा है कि वो 5 साल बाद मिच्योर हो जाएंगे और मैंगोज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब ये जो 5,000 मैंगो ट्रीज हैं, अगर हम IAS 41 की जो समरी, ये भी आप लोगों के पास है, इस पे जाएं और देखें कि इसको क्या कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास IAS में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, अ बियरर प्लांट। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट, बियरर प्लांट एक लिविंग प्लांट होता है जो क्या करता है, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह मिले। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, एक से ज़्यादा साल के लिए आपको लगता है कि उससे आपको प्रोड्यूस मिलेगी। एंड एज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। ठीक है जी। तो ये बियरर प्लांट जो है ना, उसकी डेफिनेशन है कि बियरर प्लांट कोई एक ऐसा प्लांट जो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में यूज हो, एक साल से ज़्यादा आपको प्रोड्यूस दे, और इस बात के चांसेस बहुत कम हो कि वो खुद बेचा जाएगा। हैज़ अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल सेल्स, स्क्रैप सेल्स। अच्छा, IAS 41 में क्या क्या कवर होता है, उसकी भी कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला पॉइंट, बुलेट पॉइंट कहता है कि बायोलॉजिकल एसेट्स कवर होंगे एक्सेप्ट फॉर बेयरर प्लांट्स। बेयरर प्लांट्स जो है वो IAS 41 के एम्बेड के बाहर हैं। तो फिर ये बेयरर प्लांट किस तरह से हम ट्रीट करेंगे इन बेयरर प्लांट्स को, उसके बारे में क्या IAS ने कुछ बोला है वह है, जी हाँ, इन बेयरर प्लांट्स को हम IAS 16 के हिसाब से जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। ये आपके पास सारी जो डेफिनेशन है, इसमें ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेंशन भी ज़रूर होंगी। बहरहाल यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भाई बेयरर प्लांट क्या है और क्या वो IAS 41 के एम्बेड में है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं दोबारा से क्वेश्चन पर। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, लेबर, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स अमाउंटेड टू ₹20 million। Further upkeep cost covering irrigation, fertilization, pruning and spraying of ₹24 million, तो 20 और 24 हो जाता है 44, were incurred from 2019 to 2023। 2019, 20, 21, 22, 23, इन सालों में ये 20 और 24 यानी कि 44 का खर्चा हुआ, 44 मिलियन का। ठीक है जी। 44 मिलियन कैसे, ये 20 और ये 24।
फिर लिखा हुआ है द ट्रीज मेच्योर्ड एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फ्रूट ऑन 1st of July 2024। 1 जुलाई 2024 से इन प्लांट्स से फल आना शुरू हो गया। During 2024, GL incurred monthly expenditure of rupees 1 million on the upkeep of the trees. The trees have an estimated useful life of 10 years with no residual value. The fair value of the mango trees was rupees 56 million on 1st of January 2024 and 70 million on 31st of December 2024। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि ये 20 और 24 का जो खर्चा हुआ है ये साल 2019 से 23 के बीच में हुआ है, लेकिन इस स्पेसिफिक मैंगो ट्री से जो पहली बार फल आया है, जो पहली बार आपको फ्रूट्स हासिल हुए हैं, वो 1 जुलाई वाले दिन हासिल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनवरी से लेकर जून तक जो अगर इसकी अपकीपिंग में कोई खर्चा हुआ है तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। यहां पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2024 जीएल इनकर्ड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 1 million ऑन द अपकीप ऑफ द ट्रीज। अब 2024 वाले साल के हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक पहले 6 महीने और फिर अगले 6 महीने। बात को समझ रहे हैं? ये दो हिस्से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 जुलाई 2024 वाले दिन से फल आना शुरू हुआ है। 1 जुलाई 2024 से पहले इस स्पेसिफिक प्लांट पर खर्चा किया जा रहा था। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 44 का खर्चा प्लांट को तैयार करने में, प्लांट से मतलब है मैंगो ट्रीज को तैयार करने में, पिछले सालों में लगा था, और 6 मिलियन का अपकीपिंग का खर्चा इस साल के शुरू के 6 महीनों का भी होगा, हर महीने का 1 मिलियन। ठीक है जी। तो इसका मतलब 44 और 6 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। अच्छा खैर, हमने ये डिटेल्स थोड़ी सी गो थ्रू कर ली। आप भी इसको पॉज कर कर वीडियो को यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को एक दो बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2024 को हार्वेस्ट होना शुरू हुआ है, प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है फ्रूट्स, और उससे पहले जो है वो ये प्लांट कोई भी हमें जो है वो प्रोड्यूसर्स नहीं दे रहा था। Point number 2, during the year ended 31st December 2024, the mango trees produced 400,000 kilograms of mangoes. The market price at the point of harvest was rupees 90 per kg and the cost to sell, harvesting and packaging was rupees 5 per kg. 4 लाख किलो मैंगोज इन ट्रीज से आए हैं और इनकी जो मार्केट प्राइस है वो 90 रुपये है, और जो कॉस्ट टू सेल है, यानी कि जाहिर है दरख्त से उतार कर कुछ खर्चे कर कर फिर इसको बेच पाऊंगा, वो 5 रुपये पर केजी है हार्वेस्टिंग के लिए, उनको पैक करने के लिए। तो अगर मैं नेट वैल्यू देखूं तो हर 1 किलोग्राम 90 रुपये का मार्केट वैल्यू रखता है या फेयर वैल्यू रखता है, और उसको बेचने के लिए 5 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 85 है। अब इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक डेफिनेशन यहाँ पर IS 41 की समरी में जिसका नाम है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या है? हार्वेस्ट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है? बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल और प्लांट। Harvest is the detachment of produce from a biological asset or the cessation of a biological asset's life processes. Examples include milking the cow, slaughtering the cows, picking fruit from trees and cutting trees for wood logs. तो ये हार्वेस्ट करने का प्रोसेस है। हमने जो है वो हार्वेस्ट किया है ना फ्रूट्स को। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? इज द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट, इस केस में मैंगोज। यहाँ पर कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, बहरहाल और आगे आते हैं अगर। अब यहाँ पर
लिखा हुआ है एक जगह पर, मैं आपको बताता हूं यहां पर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस harvested from an entity's biological assets shall be measured at its fair value less costs to sell at the point of harvest। जिस दिन आप हार्वेस्ट करोगे, फ्रूट को निकालोगे, तो उस फ्रूट को आप मेजर किस वैल्यू पर करोगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करोगे, यानी कि 90 - 5 यानी कि 85 पर, हमारे सवाल के हिसाब से। Such measurement is the cost at that date when applying IS2 inventories or another applicable standard। अच्छा देखिए, अब वो दरख्त है, दरख्त से मैंने मैंगोज निकाले, ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है, और वो मैंगो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको मैं वैल्यू करूंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी कि 85 रुपीज पर। अब वो मेरे पास इन्वेंट्री यानी कि IS2 में आ जाएगा। अब वो मेरी इन्वेंट्री होगी उसके बाद, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद। और जब मैं IS2 अप्लाई करूंगा तो सवाल ये कहता है कि ये जो आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इस्तेमाल करी है ना, IS2 के हिसाब से ये कॉस्ट होगी। और IS2 क्या कहता है? IS2 कहता है कि अपनी इन्वेंट्री को किस पे मेजर करना? IS2 कहता है कि अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करना। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि IS2 हमें क्या कहता है। चलिए दोबारा चलते हैं वापस। By year end, GL had sold 75% of the harvested mangoes at an average price of rupees 95। हमने 95 रुपीज पर केजी के हिसाब से चीजें बेची। The remaining 25% was unsold and held in cold storage। 25% मैंगोज ऐसे थे जो नहीं बिके और वो कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं, with a net realizable value of rupees 102। अब ये याद रखिएगा कि ये जो बचे हुए मैंगोज हैं ये मेरी इन्वेंट्री है। अगर ये मेरी इन्वेंट्री है तो इस पे अप्लाई होगा IS2। अगर IS2 अप्लाई होगा तो IS2 ये कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। ऑन 1 मार्च 2024 GL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 6 million to support the development of cold storage facility for storing harvested mangoes। कंपनी को जो है वो एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, 6 मिलियन रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है। किस चीज़ के लिए? कोल्ड बनाने के लिए। कोल्ड क्या है? एक स्टोरेज फैसिलिटी है फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड मैंगोज। द ग्रांट इज नॉन रिफंडेबल प्रोवाइडेड द फैसिलिटी रिमेन्स इन एग्रीकल्चरल यूज फॉर एटलीस्ट 5 years। ग्रांट रिफंडेबल नहीं है, और कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चरल यूज में वो फैसिलिटी रहे आने वाले कम से कम 5 सालों के लिए। फैसिलिटी हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ये जो फैसिलिटी है कोल्ड की, इसकी ज़िंदगी 10 साल है। GL इंटेंड्स टू यूज इट फॉर द फुल लाइफ। और GL ये चाहता है कि हम, या इंटेंडेड है वो, कि भाई हम इसको 10 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 5 साल से ज़्यादा हुआ। The total cost of the facility was rupees 15 million and it became available for use on 1st of May। 1 मई को ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल फॉर यूज थी। GL applies the cost model for property, plant and equipment and uses a straight line method of depreciation। Government grants accounted for in accordance with IS 220 accounting for government grants and disclosure of government assistance are presented as deferred income। IS 20 में एक चीज़ डिस्कस करिए कि हम इसको डेफर्ड इनकम के तौर पर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या फिर हम अपने एसेट की कॉस्ट में इसको नेट ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये बात भी याद रखिएगा कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको हमें कॉस्ट मॉडल पर मेजर करना है और उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात जो गवर्नमेंट ग्रांट से रेलेवेंट है, आपका जो IS 41 है ना, वो गवर्नमेंट ग्रांट से रेलेवेंट कुछ बातें करता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स से कुछ बातें करता है। सबसे पहली बात क्या करता है? बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल IAS 41 इज एप्लीकेबल।
अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे तो उसके लिए कोई अनकंडीशनल ग्रांट होगी, क्या होगा, कंडीशनल ग्रांट होगी तो क्या होगा, और अगर पार्शियल रिकॉग्निशन फॉर कंडीशनल ग्रांट्स होगी तो क्या होगा। अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं मेजर्ड एट कॉस्ट और बेयरर प्लांट्स, कोई बेयरर प्लांट है या कोई बायोलॉजिकल एसेट है जो कि मेजर हो रहा है कॉस्ट पर, तो उसके लिए क्या होगा, द ग्रांट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। तो उस पर आप IAS 20 की जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं ज़रा आपको एग्जामिनर कमेंट्स भी दिखा दूँ क्योंकि उसमें कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जामिनर कमेंट्स है। सबसे पहला तो लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ द एग्जामिनीज स्कोर्ड 0 or just 1 mark in this question even though a similar question had been examined in the previous session, indicating that examinee did not adequately revisit or reinforce their understanding of this topic। पहली बात जो है वो एग्जामिनर ने ये लिखी कि बच्चों के 0 या 1 मार्क आया, कितने लोगों का, तकरीबन 36% का। क्यों आया भाई ऐसा, क्योंकि बच्चे सेलेक्टिव स्टडी करते हैं और उन्होंने इस टॉपिक पर तवज्जो ही नहीं दी, तो ऐसा आपने नहीं करना। सेकंड में कुछ कॉमन एरर है। कॉमन एरर ऑब्जर्व वाज द मिक्सिंग ऑफ मेजरमेंट मॉडल्स फॉर बेयर प्लांट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। Examinees fairly valued the bearer plant at year end despite the question clearly requiring presentation under the cost model। वो ये कहता है कि बच्चों ने जो है ना वो बेरर प्लांट को फेयरली वैल्यू किया, यानी कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया। हालांकि सवाल में ये बहुत क्लियरली स्टेटेड था कि आपने कॉस्ट मॉडल को इस्तेमाल करना है। अब देखें अगर हम सवाल पर आते हैं तो सवाल में क्या यहाँ पर आपको ये पढ़ाई दे रहा है कॉस्ट मॉडल, बिल्कुल। अब अगर हम पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं ना तो पॉइंट नंबर 1 में क्या हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में हमें कुछ फेयर वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई इंफॉर्मेशन दी है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करनी ही होगी, इंफॉर्मेशन अगर दी है तो इस्तेमाल तो होनी है कहीं ना कहीं। तो कभी कभार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। यहाँ पर उसने फेयर वैल्यू बताई है मैंगो ट्रीज की, लेकिन यहाँ पर उसने कॉस्ट मॉडल स्टेट किया हुआ है। तो एग्जामिनर ने ये कहा कि भाई बच्चे फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, हालांकि मैं कॉस्ट मॉडल बोल चुका हूँ, फेयर वैल्यू अलग से बता रहा हूँ, तो क्या हो गया। While others measured harvested produce at selling price at year end instead of at fair value less cost to sell at the point of harvest। ये बात मैंने भी आपसे डिस्कस करी कि जब आप हार्वेस्ट करते हो तो हार्वेस्ट करी हुई जो इन्वेंट्री है उसको आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करना है, बच्चों ने उसको सेलिंग प्राइस पर मेजर किया हुआ था। सेकेंड में क्या है, examinees failed to identify that the grant related to the cold storage facility was required to be accounted for in accordance with IAS 20 rather than under IAS 41। अब सर ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट ग्रांट पर आते हैं ना तो गवर्नमेंट ग्रांट में एक बात लिखी हुई है नॉन रिफंडेबल, ठीक है ना। और उसने 6 मिलियन की ग्रांट दी है और वो 6 मिलियन की ग्रांट जो है वो कोल्ड एक स्टोरेज फैसिलिटी है उसके लिए दी है, ये नॉन रिफंडेबल ग्रांट है। तो बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने सोचा कि यार ये तो एक अनकंडीशनल ग्रांट है, अनकंडीशनल ग्रांट है, नॉन रिफंडेबल है, इट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी कंडीशनल है, और वो यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स IAS 41 के हिसाब से ट्रीट करनी है उसके लिए क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहाँ पर तो आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट कॉस्ट है ना। दो बातें हैं, देखें ये चीज़ याद रखें, ये सारी ये तमाम चीज़ें ये वाली कहानियाँ कब अप्लाई होंगी, ये वाली कहानियाँ तब अप्लाई होंगी जब बायोलॉजिकल एसेट क्या हो रहा हो, फेयर वैल्यू पर मेजर हो रहा हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर हो रहा हो। यहाँ पर बायोलॉजिकल एसेट अगर कॉस्ट पर मेजर हो रहा है या कोई बेयर प्लांट है तो फिर IAS 20 ने अप्लाई होना था। एग्जामिनीज रिकॉग्नाइज द इंटायर ग्रांट एज इनकम इमीडिएटली, ये भी बिल्कुल गलत है।
हमें उसको डेफिड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करना है। वाइल अदर्स amortize it on a straight line basis without aligning the recognition pattern to the asset's useful life and period of use, resulting in overstated income for the year। और कुछ बच्चों ने उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पर रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर आपको याद हो IAS 20 में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जितनी जितनी डेप्रिसिएशन बुक करोगे उतनी उतनी ग्रांट आप इनकम में लेकर जा रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी। अब ज़रा आप खुद से सवाल को एक आधी बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को बड़े अच्छे से ज़रा रीड करें एक बार, इसको ढंग से देखें, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, इस सवाल की एक एक बात को पढ़ें और फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास मैंगो ट्रीज हैं, उस पर 44 का पिछले सालों में, 6 इस साल में, यानी कि 50 का खर्चा हो चुका है, 10 साल इसकी ज़िंदगी है और 1 जुलाई वाले दिन ये अवेलेबल हुए है ना, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन बनती है। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखें आपके पास नॉन करंट एसेट्स पर आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले बेयरर प्लांट मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज क्या है? मैंगो ट्रीज बेयरर प्लांट्स हैं। सर बेयरर प्लांट्स क्यों हैं? अगेन अगर आईएएस पर जाता हूं, आईएएस में लिखा हुआ है कि भाई ये बेयरर प्लांट की डेफिनेशन है। क्या क्या डेफिनेशन है बेयरर प्लांट की? बेयरर प्लांट एक ऐसा लिविंग प्लांट होगा जिससे आपको कोई प्रोडक्शन या सप्लाई मिलेगी, जिस तरह से यहाँ पर मैंगोज मिल रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा मिलने की तवक्को होगी, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और इस चीज़ के बहुत रिमोट चांसेस है कि आप उसको खुद एज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचोगे, रादर देन कि उससे आने वाली कोई चीज़ होगी जिसको आप बेच रहे होगे। तो इस हिसाब से ये बेरर प्लांट हुआ, इसीलिए लिखा हुआ है बेरर प्लांट मैंगो ट्रीज। अच्छा, ये खर्चा 20 और 24 हम पिछले सालों में कर चुके हैं। 6 का खर्चा शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें लगा है, तो टोटल ये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है जी। और ये 2.5 क्या माइनस हो रहा है? डेप्रिसिएशन है। कैसे आई? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 साल की आपकी डेप्रिसिएशन आई, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन, तो ये बन गई 2.5 मिलियन। सही है। तो ये आपका बेयरर प्लांट जो है इसको मैंने डिस्कस किया, और डेप्रिसिएशन ऑफ मैंगो ट्रीज को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो हम मैंगोज को देख लेते हैं। मैंगोज को हमने हार्वेस्ट किया। मैंगोज को जब हमने हार्वेस्ट किया, टोटल कितने मैंगोज थे? 4 लाख मैंगोज थे। ठीक है। और हम जिस दिन उसको हार्वेस्ट करते हैं उस दिन हम उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 90 - 5 यानी कि 85 पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री में ये चीज़ें गई होंगी 4 लाख, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 85 पर। ठीक है जी। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 85 पर आपने इसको इन्वेंट्री में सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले जो काम हुआ होगा वो हुआ होगा इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, जिस दिन आपने हार्वेस्ट किया उस दिन एंट्री पास हुई होगी इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ होगा? IAS 41 कहता है। IAS 41 कहता है, IAS 41 आपको इस बारे में गाइडलाइन देता है। तो अगर आप IAS 41 पर जाते हैं, ये आपका IAS 41 है। ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एन एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट शेड बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। Such a measurement is the cost at the date when applying IS to inventories or other another applicable standard। दूसरी चीज यहाँ पर ये पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। Gain or loss arising on initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell and from a change in fair value less cost to sell of a biological asset shall be included in profit or loss for the period to which it relates, in which it relates।
यानी कि जब आप पहली बार गेन और लॉस अराइजिंग ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्ड करोगे तो वो गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप लेकर जाओगे। ठीक है। गेन or loss arising on initial recognition of agriculture produce at fair value less cost to sell shall be included in profit and loss for the period in which it arises। तो जिस दिन एक्चुअली आपके पास ये बायोलॉजिकल एसेट सॉरी हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स आई होंगी ना, उस दिन आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा। मैं आपको ज़रा वर्किंग कर कर भी बता देता हूँ। आपने एंट्री पास करी होगी इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने से 4 लाख इंटू 85। ठीक है जी। तो 34 मिलियन का आपने जो है वो गेन बुक किया होगा इन्वेंट्री डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये आपके पास नज़र आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हार्वेस्टिंग ऑफ मैंगोज 0.4 इंटू 85 34 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने ये मैंगोज बेचे भी हैं ना। सवाल में आगे लिखा हुआ है by year end GL had sold 75% of the harvested mangoes at an average price of rupees 95 per kg। तो आपने 95 रुपीज के हिसाब से इनको बेचा भी है। टोटल मैंगोज कितने थे? 4 लाख। अच्छा, ये टोटल 4 लाख की कॉस्ट है। ये टोटल आपके पास जो है 4 लाख यूनिट्स है। 75% बेचने का क्या मतलब है? ये 4 लाख है। 75% बेचने का मतलब ये है कि आपने 3 लाख बेच दिए होंगे। अब जब आपने 3 लाख बेचे होंगे तो आपने एंट्री पास करी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इसका 75% ले लें, और दूसरा रिसीवेबल या बैंक अकाउंट डेबिट। 3 लाख बेचे आपने किस वैल्यू पर? 95 के हिसाब से। और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, इफेक्टिवली ये सेल्स रेवेन्यू और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर नेट ऑफ होता है। तो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? सेल्स रेवेन्यू भी आपका पीएनएल अकाउंट में गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका पीएनएल अकाउंट में गया। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 मिलियन का। ये एक तरीका है इसको समझने का कि आपकी जो इन्वेंट्री थी, ये टोटल इन्वेंट्री थी, ये 4 लाख यूनिट्स की इन्वेंट्री थी। इस 4 लाख यूनिट्स की इन्वेंट्री में से 75% इन्वेंट्री आपने बेच दी। तो आप ऊपर वाली वैल्यू का 75% ले लें। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये 3 लाख है। ठीक है। और इस पर आपको प्रॉफिट पा, ये आपका ट्रेडिंग की वजह से होने वाला प्रॉफिट है। अच्छा, तो इसका मतलब अब इन्वेंट्री बच कितनी गई? 34 मिलियन में से 25.5 की इन्वेंट्री बेच दी है, तो 8.5 मिलियन की ये इन्वेंट्री बाकी रह गई है। ठीक है जी, इसको ज़रा याद रखिएगा। अब आ जाए यहाँ पर। देखिए, ये 3 मिलियन का गेन है। यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट हुआ हुआ है डबल एंट्रीज के बगैर। मैंने डबल एंट्री से सिखा दिया। यहाँ पे बड़ा सिंपली यूँ कैलकुलेट हुआ हुआ है कि 85 की कॉस्ट थी, 95 पे बेचा, 10 रुपये कमाए। 4 लाख का 75% ले लिया, 3 लाख आ जाता है। 0.4 इसलिए क्योंकि मिलियंस में सारी चीज़ें, तो ये गेन आ गया। सही है जी। अच्छा, इन्वेंट्री जो बच गई, इन्वेंट्री जो मैंगोज की बच गई, वो 8.5 मिलियन है। यही वैल्यू हमारी भी आ रही है। सही है जी। जो गलती यहाँ नहीं करनी है, वो क्या गलती नहीं करनी है? वो गलती ये वाली नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है?
सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है द रिमेनिंग 25% इन्वेंट्री वॉज अनसोल्ड एंड हेल्ड इन कोल्ड स्टोरेज विद अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 102 पर केजी। यानी कि आपने अपनी इन्वेंट्री को 102 पर नहीं मेजर कर देना। आप याद रखिएगा कि IS2 क्या कहता है। IS2 ये कहता है कि इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे। कॉस्ट तो ये है ना, और NRV कितनी है? 102 एक यूनिट की है। 102 इंटू 4 लाख में से 3 लाख बेच दिए, 1 लाख बच गया। तो आप बताएं ना क्या लोअर है दोनों में से? हमारी जो कॉस्ट है ना वो लोअर है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, या ये उनका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 8.5 मिलियन कॉस्ट तो नहीं है। 8.5 मिलियन जो है वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। देखिए यहाँ पर आपके पास IAS क्या कहता है। आपके पास जो एग्रीकल्चर का IS है ना, उसने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, और वो ये बात लिखी है जो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करवा चुका हूँ पहले भी। वो ये कहता है कि जब से आप IS2 इन्वेंट्री सप्लाई करना शुरू करोगे, तो जो एग्रीकल्चरल ये जो प्रोड्यूस था इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी, इसको आप IS2 की कॉस्ट मानना शुरू कर दो। या ये सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट एट दैट डेट व्हेन अप्लाइंग IS2 इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो अब तो हम IS2 में आ गए ना। अब हम IS2 में आ गए। हाँ, अगर ये कोई एग्रीकल्चर वाली ही चीज होती तो उसको हम रीवैल्यू कर कर उसका गेन या लॉस जो है वो P&L में लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये मैंगोज आ गए हमारे पास, अब ये IS2 में आ गए। अब इस पे IS2 अप्लाई होगा। ठीक है जी। आखिरी चीज रह जाती है जो ये कोल्ड स्टोरेज है, इसके हवाले से इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कब से था? 1 मई से था। मई से इसकी डिप्रिसिएशन लगेगी। इसकी कॉस्ट कितनी है? 15 मिलियन है। ज़िंदगी कितनी है? 10 साल है। और अच्छा, यहाँ पर चलते हैं वापस। अच्छा सर, ये अपकीपिंग कॉस्ट ऑफ मैंगो ट्रीज ये 6 मिलियन क्या आ रहा है? देखिए हमारे सवाल में ये मेंशन था कि मैंगो ट्रीज के लिए उसकी अपब्रिंगिंग के लिए खाद डालते होंगे, पानी डालते होंगे, फर्टिलाइजर डालते होंगे। 1 मिलियन का हर महीने का खर्चा था। पहले 6 महीने का जो खर्चा था 2024 के साल का, वो यहाँ पर शामिल है। वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना है। लेकिन अगले 6 महीने का जो खर्चा है वो तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग खर्चा है। वो करते चले जाना है, तो वो P&L में आ रहा है। उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी 15 मिलियन कॉस्ट है, 10 साल जिंदगी है। 15 को 10 से डिवाइड किया, मई से ईयर एंड तक 8 महीने होते हैं, 8 महीने की डेप्रिसिएशन। और ग्रांट इनकम को हम जिस तरह से जिस पैटर्न में डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे, उसी तरह से गवर्नमेंट ग्रांट को भी हम इनकम में लेकर चलते चले जाएंगे। तो 6 मिलियन की ग्रांट है, उसको भी हम 10 सालों पर डेप्रिसिएशन के ही पैटर्न पर अपने इनकम में लेकर जाते रहेंगे। ये बात IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स में लिखी हुई है कि डेप्रिशिएबल एसेट अगर होता है तो उसकी जो डेप्रिसिएशन का पैटर्न होता है, उसी हिसाब से आप अपनी ग्रांट जो है उसको इनकम में लेकर जाते हो। दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ था कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम के तौर पर ट्रीट करना, तो उसी तरह से ट्रीट किया, और इसको हम जितना भी पोर्शन इसका बन रहा है 8 महीनों का, वो हम इनकम में लेकर जा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी 15 मिलियन की थी, 1 मिलियन डेप्रिशिएट हो चुका है तो 14 मिलियन रह गया। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो 6 मिलियन टोटल थी, 0.4 इनकम में ले गया हूँ, तो बचा हुआ 5.6 लाइबिलिटीज़ में आ गया। ठीक है जनाब, तो इस सवाल को सॉल्व करते करते मैंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, जो बातें हैं एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड की, वो आप लोगों के साथ रिपीट भी करी हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद हो जाएं। समरी आप लोगों के पास होगी। मैंने साथ में एग्जामिनर कमेंट्स को भी रीड कर दिया। सो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हुआ। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।